इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस ये है कि इकोनॉमी एक होल सब्जेक्ट है, कंप्लीट एक विषय है, ठीक, और जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जबकि इकोनॉमी जो है आपके सिलेबस में है, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो कंप्लीट ज्योग्राफी, लेकिन ऑप्शनल के लिए अलग हिसाब किताब होता है, वैसे यहाँ पर आपको ये देखना है कि इकोनॉमी जो है एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमी एक विस्तृत सब्जेक्ट है, कंप्लीट विषय है, जबकि इकोनॉमी क्या है, एक उसका पार्ट है। लेकिन इकोनॉमी हमेशा अधूरा रहता है जब तक उसके पहले कोई नाउन न जुड़ जाए। जैसे कहा जाए इंडियन इकोनॉमी तो भारतीय अर्थव्यवस्था, यूएस की इकोनॉमी यूएस की अर्थव्यवस्था, जापान की इकोनॉमी तो जापान की अर्थव्यवस्था। तो किसी स्टूडेंट की हो सकती है, किसी फैमिली की इकोनॉमी हो सकती है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमी है कि किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई है, या किसी व्यक्ति से या किसी देश से, किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसके पहले कोई नाउन लगे तो कंप्लीट वर्ड हो जाएगा। अब पूरी की पूरी अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी पे अगर हम फोकस करें तो मेजर 3 पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिस पे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी। अगर पूरे दिन रात अगर देखोगे तो सिर्फ इन्हीं 3 पॉलिसी पे पूरी की पूरी आपकी अर्थव्यवस्था चल रही, पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी पे चलती है। हाँ, इसके बहुत सारे सब पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मेजर यही 3 पॉलिसीज हैं। तो एक एक पॉलिसी की हम थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं, फिर इन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम तो मॉनेटरी पॉलिसी वह नीति जिसके माध्यम से किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के द्वारा मनी या मुद्रा के प्रवाह को नियमित और नियंत्रित किया जाता है, किसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। आज इसका उद्देश्य क्या होता है? मेजर उद्देश्य होता है प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे, अर्थात मूल्य में स्थिरता बनी रहे और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ दिखे। मेन तो यही होता है। इसके अलावा कि इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, तरह तरह से बहुत सारे इसके और भी ऑब्जेक्ट हैं और भी उद्देश्य हैं। इसके बाद हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में वह नीति जिसके माध्यम से किसी भी देश की सरकार के द्वारा अपने देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए राजस्व की प्राप्ति और राजस्व का खर्च किया जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होती है। हाँ, कि वह नीति जिसके माध्यम से किसी भी देश की सरकार के द्वारा राजस्व की प्राप्ति और राजस्व का खर्च किया जाता है, इसके फिस्कल पॉलिसी के तहत। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को हम कैसे बढ़ाएं। इसके बाद ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी में हम आएंगे वैसी पॉलिसी, वैसी नीति जिसमें एक देश विश्व के अदर देश के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करता है, उसकी जो सेवाएं हैं उसमें कम और ज्यादा हो सकती हैं इसी नीति के माध्यम से अदर कंट्री के साथ। जैसे बहुत सारे कंट्री हैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप इस गुड्स को हमारे पास इतना ही भेजो, और अदर कंट्री के साथ हम भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि गुड्स या सर्विसेज हमारे यहाँ इतना ही प्रोवाइड करें। मेजर 3 पॉलिसी आप सुबह से शाम तक देखोगे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी। पूरी इकोनॉमी इसी के इर्द गिर्द घूमती है पूरी वर्ल्ड की। इसके बहुत सारे सब पार्ट हो सकते हैं। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी की जब बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी में तो डेफिनेशन तो हमने बात कर ली। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का? प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य में स्थिरता बनी रहे, एक उद्देश्य इसका यही है। दूसरा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, विनिमय दर में स्थिरता बनी रहे। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा। विनिमय दर क्या है? मतलब ये है कि अगर एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ अगर एक्सचेंज करना हो तो उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी बनी होनी चाहिए, स्थिरता बनी हो। ठीक, अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा तो उसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट निगेटिव पड़ेगा। ये जो टॉपिक आएगा एक्सचेंज रेट, उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। इसके बाद रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तीव्र आर्थिक समृद्धि।
तीव्र आर्थिक समृद्धि, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रूप से पूर्ण रोजगार, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का समान वितरण, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अपस्फीति का नियंत्रण। ये मेन इसका उद्देश्य है 6 ना। तो हम लोगों ने किन की बात की? प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। के बाद कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये तो हो गया इसका पर्पस, उद्देश्य।